नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग आज की इस ई लर्निंग कक्षा में अपने पीछे के क्लास में चल रही चर्चाओं को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे सल्तनत काल एवं मुग़ल काल में हुए तकनीकी परिवर्तन के ऊपर। चर्चा का विषय था कि जो मध्यकालीन भारत में तकनीकी बदलाव हुए उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या सामान्य जीवन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, या उसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। इसी क्रम में हम लोग पिछले क्लास में यह जानने का प्रयास किए थे कि आखिर तकनीकी बदलाव से आशय क्या है, तकनीकी बदलाव किसको कहते हैं। यह सर्वविदित है या सभी लोग जानते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं में या किसी प्रकार की तकनीकी बदलाव को लेकर हमारे उत्पादन व्यवस्था में, हमारे जीवन स्तर में, हमारे जीवन यापन के तौर तरीकों में, या कोई ऐसा बदलाव जिसका समाज के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर व्यापक रूप से असर पड़े, और से बदलाव समाज को प्रभावित करने में सफल रहते हैं और उनका हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर, इन पक्षों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। मतलब इसके प्रभाव दूरगामी होते हैं। इसी तरह मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसे यंत्रों का आविष्कार हुआ, कुछ ऐसी विधियां लोगों ने सीखी जिसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जनजीवन पर व्यापक असर हुआ। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रहट प्रणाली की। रहट एक प्रकार का कृषि यंत्र है जो सिंचाई के साधन को और सुविधाजनक बनाने के काम में आता है। अभी भी जैसे कुएं से पानी निकालना रहा तो रस्सी के सहारे हम लोग बाल्टी को अंदर डालते हैं और उससे रस्सी को खींचकर पानी निकालते हैं। इसी रस्सी को कहीं कहीं देखेंगे कि चरखे पर, घिड़नी पर सेट किया हुआ रहता है। बीच में, कुएं के बीच में पिलर बनाकर उसके बीच में एक घिड़नी फंसी होती है और उसके ऊपर से रस्सी को गुजारा जाता है। तो इस प्रक्रिया में जब हम रस्सी को खींचते हैं तो हमें काफ़ी कम ताकत लगानी पड़ती है और पानी आसानी से ऊपर आ जाता है। तो इस तरह के यंत्र तुर्कों के साथ भारत आए थे और ये गहरे कुएं से भी पानी निकालने में, सुविधाजनक रूप से पानी निकालने में काफ़ी सहायक थे। पहले नहरों से या नदी से या ऊपरी जल स्तर से पानी निकालकर, या पानी के द्वारा नालियाँ, पानी के बहने के लिए नालियाँ बनाकर उसमें पानी डालकर दूर खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, सिंचाई के रूप में काम में लाया जाता था। लेकिन रहट प्रणाली आने से काफ़ी सुविधा हुई, खासकर खेती करने में, और इसका असर हमारे उत्पादन व्यवस्था पर भी पड़ा। हमारे खेतों का उत्पादन जो है वो बढ़ा। उत्पादन के बढ़ने का असर निश्चित रूप से अतिरिक्त आय पैदा किया होगा और राजस्व आय को बढ़ाया होगा। मतलब राज्य की आमदनी भी बढ़ी होगी और सामान्य जन की आय भी बढ़ी होगी। इससे उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार आया होगा। मध्यकाल में जब हम देखते हैं कि लगातार कई शासकों ने अपने विजय अभियान को, राज्य विस्तार को जारी रखा और अपने एक अस्थायी सेना के ऊपर काफ़ी खर्च किया। सैन्य व्यवस्था बनाए रखने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी खर्च किया। उस दौर में यह अतिरिक्त आय राज्य के संसाधनों में वृद्धि में सहायक हुआ। तो यह रहट प्रणाली खेती के, सिंचाई के तौर तरीकों में व्यापक रूप से बदलाव लाई और सुविधाजनक रूप से, क्योंकि उस समय
हमारे पास इस तरह आज के आधुनिक यंत्र नहीं थे, न ही मोटर, ट्यूबवेल या इलेक्ट्रिक साधनों के आधार पर सिंचाई के संसाधन थे, बल्कि सिंचाई का तौर तरीका जो था वो प्राकृतिक संसाधनों के अलावा नहरों, तालाबों और कुओं पर अधिक निर्भर करता था। कुएं जो हैं वो सिंचाई के प्रमुख संसाधन होते थे। आज भी अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में खेतों की सिंचाई में ये कुओं का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। आज भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन, खेतों में सिंचाई का एक प्रमुख साधन कुआं माना जाता है और उससे खेतों में सिंचाई की जाती है। तो यह रहट प्रणाली जो है यह पानी निकालने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई। खेती के उपज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इसका पहला विवरण बाबरनामा में मिलता है। स्पष्ट रूप से पहला विवरण। ऐसे यह तकनीक तुर्कों के आगमन के साथ ही तुर्क इसे प्रयोग में लाते थे और भारत में भी उन्होंने इसका प्रयोग किया और लोगों को इससे परिचित करवाया। खास करके ये हम जानते हैं कि कृषि संसाधनों के ऊपर ही राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर था। यही राज्य के आय के प्रमुख संसाधन थे। राज्य खेती के ऊपर अपना टैक्स लगाता था और इससे राज्य कोष में वृद्धि होती थी, जिससे प्रशासनिक और जन कल्याण के ऊपर खर्च किया जाता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपकरण चरखे का यांत्रिक उपकरण के रूप में महत्व बढ़ा है। इस काल में यह चरखा माना जाता है कि ईरान से भारतीयों ने यह कला सीखी। इसका सबसे पहले उल्लेख जो है वो इस्लामी की फुतुहुल सलातिन नामक पुस्तक में मिलता है और चरखे का वास्तविक प्रादुर्भाव का समय भी यही 12 से 14वीं शताब्दी माना जाता है। इसी समय धुनिया की कमान भी भारत में प्रचलित हुई। यह भी हम लोगों ने तुर्कों से ही सीखा। तो ये चरखा और धुनिया एक प्रकार का यंत्र है जो हाथ से रुई को काटा जाता है। अभी भी देखेंगे जब रजाई वगैरह हम लोग बनवाते हैं, तोशक बनवाते हैं, तो रुई को तोड़ने में धुनिया का प्रयोग होता है। मशीन के आने से पहले, अब तो मशीनों पर भी होता है, मशीन से आने के पहले, इस तरह के यंत्र के डेवलप होने से पहले हाथ से जो रुई को तोड़ा जाता था, धुना जाता था, वह धुनिया की सहायता से रुई को तोड़ा जाता था और चरखे की सहायता से सूत काटा जाता था। तो ये दोनों उपकरण जो हैं ये वस्त्र निर्माण में क्रांतिकारी साबित हुए। हम लोग बात कर रहे हैं 13वीं 14वीं शताब्दी की, जिस समय मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। पहली बार मशीनों से सूती वस्त्र बनाने की कला औद्योगिक क्रांति के समय देखते हैं कि जब मशीनें बनी तो वस्त्र उत्पादन में और भी ज़्यादा तेज़ी आई। लेकिन उससे हम और पीछे जाएं 12वीं 13वीं सदी में, तो उस समय चरखे और धुनिया नामक उपकरण जो है वो वस्त्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इसकी सहायता से रुई को धुना और रुई को सूत के रूप में काटने का कार्य काफ़ी तेज़ी से हुआ। इसका असर यह हुआ कि जो धागा ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हुआ तो वस्त्र बुनाई में भी तेज़ी आई, मतलब वस्त्र निर्माण उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्रमुख उद्योग में एक रहा है। प्राचीन काल के अर्थव्यवस्था पर भी जब नज़र डालें तो भारत रोम व्यापार जब होता था उस समय भी भारत से सूती वस्त्र और मलमल का निर्यात पश्चिमी देशों को किया जाता था। रोमन व्यापारियों ने भारत से इन चीज़ों को ले जाकर अपने क्षेत्र में अच्छे दामों में बेचते थे। सूती वस्त्र और मसाला ये भारतीय व्यापार के रीढ़ रहे हैं। मध्यकाल में भी वस्त्र निर्माण उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था और इसका सीधा असर सूती वस्त्र उत्पादन पर पड़ा।
सकारात्मक रूप से पड़ा। इसी तरह रेशम की बुनाई का विकास भी दिल्ली सल्तनत के काल में ही हुआ था, क्योंकि रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई थी। रेशम के धागे हम लोग पहले चीन से प्राप्त करते थे, या रेशमी वस्त्र के कच्ची सामग्री चीन से प्राप्त करते थे। दिल्ली सल्तनत के काल में हम लोग रेशम के कीड़े पालने से भी परिचित हुए, और इसका असर सूती वस्त्र तो चरखा और धुनिया का असर देखे ही। रेशम के कीड़ों की सहायता से रेशम के धागे तैयार करने की विधि और उसका सीधा सीधा असर रेशम वस्त्र निर्माण पर भी पड़ा। तो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव जो है भारतीय वस्त्र निर्माण उद्योग पर सकारात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा पड़ा, और निर्माण में जब तेज़ी आई, मतलब उत्पादन में जब तेज़ी आई, तो निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ, बाज़ार का विकास हुआ। यह बाज़ार का विकास जो है कृषि क्षेत्र में भी देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई, वस्त्र निर्माण में भी देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन का आकार बढ़ा। तो उत्पादन को बेचने के लिए बाज़ार का होना ज़रूरी है, और यह बाज़ार जो है वो नए नए शहरों के उदय में सहायक बना। नए नए शहर मुगल काल में, सल्तनत काल में देखते हैं कि नए नए शहर बसाए गए। ये शहर जो हैं ये उत्पादन व्यवस्था में यहीं से आते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का जब विकास हुआ तो उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हुई, और इससे बाज़ार का आकार बढ़ा, नए नए बाज़ार डेवलप हुए, और नए नए शहरों का, नए नए शहरी केंद्र जो हैं वो अर्थव्यवस्था के वाहक बने। तो शहर के आकार में, संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका एक पक्ष यह भी है कि इन परिवर्तनों ने अतिरिक्त रोजगार पैदा किया। बाजार का विकास, उत्पादन में वृद्धि ने अतिरिक्त रोजगार पैदा किया होगा, जिससे श्रमिकों की संख्या भी बढ़ी होगी। उत्पादन का स्तर जो बढ़ा होगा उसके द्वारा श्रमिकों की संख्या, अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। सल्तनत काल में हम देखें कि एक वर्ग, दास वर्ग की संख्या में तेजी आई। हालांकि तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही दास वंश जो है सत्ता में आया, लेकिन आगे भी जब खिलजी साम्राज्य पर भी जाते हैं या तुगलक साम्राज्य की बात करते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि दास वर्ग लगातार आगे बढ़ता गया। यह दास वर्ग या अतिरिक्त वर्ग जो था यह उत्पादन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। राजकीय संरक्षण के साथ साथ राजकीय संरक्षण में जो उद्योग धंधे चलते थे उसके साथ साथ बड़े स्तर पर जो धनी व्यापारी थे या जो व्यापार वाणिज्य में आगे बढ़े हुए थे उन या उत्पादन इकाई से जुड़े हुए पूंजीपति वर्ग भी अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त श्रम के रूप में दासों को रखते थे जो उत्पादन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। यह अतिरिक्त श्रम की मांग को पूरा करता था। कहने का अर्थ यह है कि उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो श्रम के मांग में भी वृद्धि हुई थी, और इसी कारण आवश्यकता अनुसार दास वर्ग भी बढ़ता गया जो उत्पादन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इस दास वर्ग के अलावा भी जो श्रमिक वर्ग रहा होगा उस समय वह अतिरिक्त उत्पादन से जुड़ा हुआ था और उसकी स्थिति भी अच्छी हुई होगी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में लगातार विकास चल रहा है और समाज में ऐसा कोई अंतर्विरोध या टकराव देखने को नहीं मिल रहा है कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के रूप में दो अलग अलग वर्ग सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर समाज में अंतर्विरोध नहीं है तो श्रमिक जो है वो अपनी दशा से संतुष्ट होंगे। इसके बाद जब हम देखें कि इसी तरह
कागज़ निर्माण की कला भी तुर्कों के साथ भारत में आई। कागज़ निर्माण का अर्थ है, पहले जो हम लोग कुछ लिखते थे वह तार के पत्तों या छाल पे लिखाई का काम होता था, लेकिन यह अधिक टिकाऊ और अधिक सुविधाजनक नहीं था। तुर्कों के आगमन के साथ ही भारतीयों ने कागज़ बनाने की कला भी सीखी। अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के अंत में इसका उल्लेख करता है कि कागज़ का प्रचार प्रसार भारत में हो चुका था। इस तकनीकी विकास का दूरगामी प्रभाव केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं हुआ होगा, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र में भी इसका असर हुआ होगा। कागज़ के आविष्कार ने पुस्तक निर्माण या ग्रंथ लेखन में, किताब लेखन में तो सहायता की ही, जिसकी सहायता से शिक्षा में काफ़ी सहायता मिली होगी। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी इसका फायदा देखा गया। जैसे हुंडियों का लेन देन, मुद्राओं का लेन देन, उस समय तक कागज़ मुद्रा प्रचलित नहीं हुई थी, लेकिन हुंडियाँ जो थी वो या व्यापारिक शर्तें, नियम, कबूलनामा, ये सारी चीज़ें जो लिखित तौर पर दो व्यापारिक समुदाय के बीच या दो व्यापारिक संगठनों के बीच की जाती होगी, जो लिखित करार किया जाता होगा, वह कागज़ के पहले तारपत्रों पर लिखा जाता होगा। लेकिन कागज़ के निर्माण के बाद, कागज़ बनाने की तकनीक सीखने के बाद निश्चित रूप से इस तरह के सौदे करने में सहूलियत हुई होगी, जो व्यापारिक लेन देन को और सहज बनाया होगा। राज्य के निर्देश को दूर भेजना अधिक सुगम हो गया होगा और इससे विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध अधिक सुदृढ़ हुआ होगा। प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में, जैसे अशोक काल में हम देखते हैं कि राजा अपने निर्देश को पत्थरों पर खुदवाता है, महत्वपूर्ण जगह पर, राह पर, महत्वपूर्ण रास्ते पर, महत्वपूर्ण जगहों पर वह अपने आदेश को पत्थरों पर खुदवा कर लिखवाता है। कोई ज़रूरी दिशा निर्देश देना हुआ तो तारपत्रों की सहायता से भेजा जाता होगा। उसके बाद जब तारपत्र पर लेखन की कला विकसित हो गई तो उस पर भेजा जाता होगा। लेकिन कागज़ों के निर्माण के बाद इस तरह के प्रशासनिक दिशा निर्देश देने में अधिक सुविधा हुई होगी, तो इससे भी आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया अधिक तेजी से आगे बढ़ी होगी। इसी प्रकार समुद्री जहाज में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग या समय सूचक उपकरण के रूप में नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी आदि का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में काफ़ी सहायता पहुंचाया होगा, क्योंकि व्यापार में संचार और यातायात दोनों साधनों का होना बहुत ज़रूरी है। उत्पादन के साधनों को उत्पादन केंद्रों से उठाकर बाजार तक पहुंचाना, इसके लिए एक यातायात की एक सरल और सुरक्षित प्रणाली होनी जरूरी है। तो समुद्री जहाज़ के माध्यम से, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में आज भी परिवहन में सबसे बड़ा हिस्सा समुद्री यातायात का ही है, जिसकी सहायता से सामान को, मालों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो अंतर्देशीय व्यापार में समुद्री जहाज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, खासकर भारत जैसे देशों में। तो चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग दिशा को बताने में काफ़ी सहायक हुआ होगा, और जहाज़ों के भटकने के कारण लगने वाली देरी और अतिरिक्त व्यय जो होता होगा ईंधन के रूप में, वो सारी चीज़ें कम हुई होगी। इसी प्रकार समय मापन के कारण तेज़ी आई होगी, कार्य कुशलता को बढ़ाने में तेज़ी आई होगी। इसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ और उसे संवारा भी। तो आज की कक्षा में हम लोग तुर्क काल में हुए तकनीकी बदलाव के ऊपर चर्चा की है। अगली कक्षा में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुगल काल में जो
तकनीकी बदलाव हुए होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।